हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। आज के वीडियो में है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2024 का मॉडल प्रश्न पत्र संपूर्ण हल के साथ। पेपर को सॉल्व करने के लिए समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक रहेगा 70 अंक। निर्देश सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। शुरू में सभी के 4 उत्तर दिए हुए हैं। इनमें से एक उत्तर सही है जिसका प्रथम क्रमाक्षर सामने दिए गए कोष्ठक में लिखना है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है। पंखों की होड़ा होड़ी से क्या अर्थ है, क्या अर्थ निकल रहा है। ए हमेशा उड़ते रहने की चाह, ब एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, से पिंजरे को छोड़ने की चाह, द क्षितिज को पाने की चाह। सही उत्तर है द क्षितिज को पाने की चाह। दूसरा प्रश्न है, काका कालेल करने नदियों को कहकर पुकारा है। ए लोक विधा, ब लोक कथा, से लोक गाथा, द लोक माता। सही उत्तर है द लोक माता। तीसरा प्रश्न, कठपुतली का जीवन था। ए संगठित, ब परतंत्र, से स्वतंत्र, द सरल। सही उत्तर है ब परतंत्र। कठपुतली का जीवन परतंत्र था, गुलामी में था। प्रश्न संख्या 4, बच्चों से इतना प्यार से बातें करने वाला पहले कभी नहीं आया था। ए फेरी वाला, ब मुरली वाला, से खिलौने वाला, या द मिठाई वाला। सही उत्तर है ए फेरी वाला। प्रश्न संख्या 5, तोतो चांद का पेड़ था। ए बड़ा सा, ब छोटा सा, से नाटा सा, द मझला सा। सही उत्तर है ए बड़ा सा। प्रश्न संख्या 6, गड्ढ मड शब्द का अर्थ है। ए बेस्वाद, ब बेकार, से मिला हुआ, द तीखा। सही उत्तर है से मिला हुआ। 7वां प्रश्न, वीर कुंवर सिंह ने आरा की जमीन दान में दी थी। ए अनाथाश्रम हेतु, ब वृद्धाश्रम हेतु, से पाठशाला हेतु, या द गरीबों के लिए। सही उत्तर है से पाठशाला हेतु। प्रश्न संख्या 8, मीरा मंगल गीत गाना चाहती है। ए वर्षा के आने की खुशी में, ब कृष्ण के आने की खुशी में, से शीतल पवन के चलने की खुशी में, या द प्रातःकाल होने की खुशी में। सही उत्तर है ब कृष्ण के आने की खुशी में। प्रश्न संख्या 9, दिए गए शब्दों में से छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ लाल रंग में 2 शब्द दिए हुए हैं हर प्रश्न में। इनमें से एक शब्द सही है, उसे रिक्त स्थान में भरना है। पहला प्रश्न है 9वें का, एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी रिक्त स्थान को कहीं से उठाकर लाया है। बच्ची को लाया है या लड़की को लाया है। दूसरा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के रिक्त स्थान के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। युवा अवस्था के बारे में या बचपन के बारे में। तीसरा प्रश्न, मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा रिक्त स्थान मिठास या मीठा सा। चौथा प्रश्न है, सब कुछ जानने वाला रिक्त स्थान सर्वज्ञ या सर्वज्ञानी। उत्तर देख लेते हैं सही। एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लाया है, रिक्त स्थान में आएगा लड़की। दूसरा है, वीर कुंवर सिंह के रिक्त स्थान के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, तो यह है बचपन। तीसरा, मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा है मिठास। चौथा, सब कुछ जानने वाला है सर्वज्ञ। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न, श्याम एक किसान की कविता में डूबते सूरज को क्या बताया गया है। उत्तर, कविता में डूबते सूरज को किसान की सुलगती हुई चिलम बताया गया है। 10वें प्रश्न का दूसरा है, धनराज आने जाने में किसका प्रयोग करते थे। उत्तर, धनराज आने जाने के लिए लोकल ट्रेन और बस का प्रयोग करते थे।
10वें का तीसरा है, आश्रम में बैलगाड़ी की आवश्यकता क्यों थी? उत्तर, स्टेशन से आश्रम तक आने वाले मेहमानों व सामान लाने के लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता थी। प्रश्न संख्या 11, दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़कर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है पीठ ठोकना, दूसरा है दांतों तले उंगली दबाना। उत्तर देख लेते हैं। पहला है पीठ ठोकना का अर्थ है प्रशंसा करना या शाबाशी देना। वाक्यों में प्रयोग करेंगे। कक्षा में प्रथम आने पर प्रधानाध्यापक जी ने सभी के सामने मेरी पीठ ठोकी। दूसरा, दांतों तले उंगली दबाना, अर्थ है आश्चर्य में पड़ जाना। वाक्यों में प्रयोग, अप्पू ने फीस के पैसों से कंचे खरीद लिए थे। यह जानकर अप्पू की मां ने दांतों तले उंगली दबाई। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। पहला है मंडल धन आकार, दूसरा है सिंह धन आसन। पहले का मंडल धन आकार हो जाएगा मंडलाकार, दूसरा है सिंह धन आसन, ये संधि विग्रह होने के बाद बन जाएगा सिंहासन। प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। इन शब्दों को तोड़ना है। पहला है नीलाभ, दूसरा नवांतुक। पहला नीलाभ का संधि विच्छेद हो जाएगा नील धन आभ। दूसरा है नवांतुक, नवांतुक का संधि विच्छेद होगा नव धन आगंतुक। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के विलोम शब्द लिखिए। 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से किन्हीं भी 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है आरंभ, दूसरा अमृत, तीसरा बुरा, चौथा दिन। पहला शब्द है आरंभ, आरंभ का विलोम होगा अंत। अमृत का विलोम है विष, बुरा का विलोम है अच्छा, दिन का विलोम है रात। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के शुद्ध रूप लिखिए। 4 शब्द हैं, जिनमें से किन्हीं भी 2 शब्दों को शुद्ध लिखना है। पहला परीक्षा, दूसरा ईश्वर, तीसरा तैयार, चौथा मंत्री। सही शब्द हैं इनके, परीक्षा का परीक्षा, री की बड़ी मात्रा आ जाएगी। ईश्वर में ई के अंदर मात्रा आएगी तो हो जाएगा ईश्वर। तैयार का तैयार, यहाँ जो बड़ा यह है ये आधा ये आएगा। मंत्री, मंत्री का मंत्री हो जाएगा, त्री बड़ी आ जाएगी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से किन्हीं भी 2 शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है पक्षी, दूसरा नदी, तीसरा समुद्र, चौथा बादल। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं खग, विहग, नभचर। पक्षी को खग भी बोलते हैं, विहग भी बोलते हैं और नभचर भी बोलते हैं। नदी, नदी के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, तरंगिनी, तटनी। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सागर, जलधि, रत्नाकर। बादल के हैं मेघ, जलद, पयोद। प्रश्न संख्या 17, ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से जुर्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 3 सार्थक शब्द लिखिए। जिनमें आना आ रहा है वैसे शब्द बनाने हैं। तो एक पहला शब्द हो गया धमकाना, दूसरा चमकाना, तीसरा हो गया घराना। इन तीनों शब्दों में आना प्रत्यय आ रहा है। प्रश्न संख्या 18, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स को सभी लोगों द्वारा लाल ताऊ कहकर पुकारने का कारण था लेटर बॉक्स का पूरा लाल रंग में होना। इसके अलावा लेटर बॉक्स चोरी चोरी सबकी चिट्ठियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। प्रश्न संख्या 19, धनराज पिल्ले हॉकी के कैसे खिलाड़ी थे? उन्होंने सबसे पहले कृत्रिम घास कब देखी तथा कृत्रिम घास पर खेलने के गुर किसने सिखाए? उत्तर, धनराज पिल्ले हॉकी के जुझारू खिलाड़ी थे। जब खेलने के लिए सन 1988 में दिल्ली आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कृत्रिम घास देखी। धनराज पिल्ले को कृत्रिम घास पर खेलने का गुर सोमैया और जोक्विम कारवालो ने सिखाए। प्रश्न संख्या 20, 6 अंक का प्रश्न है।
निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पद्यांश होता है किसी कविता का एक अंश, एक टुकड़ा। पद्यांश को पढ़ लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। उत्तर में पहले प्रसंग देखेंगे, फिर व्याख्या। प्रसंग है, यह पद्यांश श्याम एक किसान नामक शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कवि द्वारा इसमें सर्दी की एक शाम का सुंदर वर्णन किया गया है। अब देखेंगे व्याख्या। कवि सर्दी की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण एक किसान के रूप में करता है और कहता है कि शाम को पहाड़ मानो बैठे हुए एक किसान जैसा है और आसमान पहाड़ के सिर पर साफे के समान बंधा हुआ है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी उस पहाड़ के घुटनों पर रखी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसे लग रहे हैं। पूरब की दिशा में क्षितिज पर अंधकार गहराता जा रहा है जो सिमटकर बैठी हुई भेड़ों के झुंड सा प्रतीत हो रहा है और पश्चिम में अस्त होता हुआ सूरज किसान की सुलगती चिलम जैसा दिखता है, मानो किसान हाथ में थामे चिलम पी रहा है। अथवा में पद्यांश है। दोनों पद्यांशों में से किसी एक पद्य के प्रसंग या व्याख्या लिखने हैं। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। उत्तर में प्रसंग देखेंगे, फिर व्याख्या। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित एक तिनका शीर्षक नामक कविता से लिया गया है। कवि ने यहाँ आँख से तिनका निकालने और तिनकों को शक्तिहीन न समझने का वर्णन किया है। अब व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, कवि कहता है कि जब बहुत प्रयत्न करने के बाद आँख से तिनका निकल गया, तब मेरी बुद्धि ने ताने देते हुए कहा कि तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तिनका ही तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए काफ़ी है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 8 अंक का प्रश्न है। 2-2 अंक के 4 प्रश्न इस पद्यांश में से पूछे गए हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। 4 प्रश्न हैं, चारों को पढ़ लेते हैं। पहला है, उपर्युक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है। दूसरा, लेखक नदियों को किस रूप में देखने की बात करता है। तीसरा, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है। चौथा प्रश्न है, कवियों ने नदियों को किसका स्थान दिया गया है। चारों के उत्तर देखेंगे। पहले प्रश्न का उपर्युक्त पद्यांश हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा, लेखक नदियों को बेटियों के रूप में देख लेने की बात कहता है। तीसरा का उत्तर है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। चौथे प्रश्न का उत्तर, बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। अथवा के अंदर एक गद्यांश और है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं हैं, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। प्रश्नों को पढ़ लेते हैं जो प्रश्न इस गद्यांश में से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, यह गद्यांश जिस पाठ से लिया गया है उसके लेखक का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है, खान पान की संस्कृति में बदलाव से क्या आशय है।
तीसरा, फास्ट फूड का प्रचलन विशेष रूप से कहाँ बढ़ा है? चौथा प्रश्न, कौन सी संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है? अब उत्तर देख लेते हैं चारों प्रश्नों के। पहले प्रश्न का उत्तर है लेखक का नाम प्रयाग शुक्ल है। दूसरे प्रश्न का उत्तर खान पान की संस्कृति में बदलाव से आशय है कि भारत के एक क्षेत्र या प्रदेश का भोजन दूसरे प्रदेशों में पसंद किया जाने लगा है और फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर फास्ट फूड का प्रचलन विशेष रूप से बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। चौथे प्रश्न का उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। प्रश्न संख्या 22। आप कक्षा 7 के गरीब छात्र हैं, अतः अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भुसावर भरतपुर। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल के प्रधानाध्यापक को लिखना है, उस जगह का नाम लिखना है। मैं भुसावर के स्कूल में पढ़ता हूँ मान लीजिए, तो मैंने भुसावर लिख दिया है, जिला भरतपुर। विषय है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि 6 महीने पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। मेरी विधवा माँ के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। मैंने हमेशा से ही प्रत्येक कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है तथा मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, परंतु अब गरीबी के कारण विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी आर्थिक स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। जिस दिनांक को पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक डाल दें। आपका आज्ञाकारी शिष्य लालचंद, कक्षा 7। आपका जो भी नाम है वो नाम लिखेंगे, जो कक्षा है वो लिख देंगे। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 7 अंक का प्रश्न है। कोरोना वायरस पर निबंध देख लेते हैं। कोरोना वायरस सबसे ऊपर हेडिंग लिख देंगे। 21वीं सदी की तेजी से फैलने वाली महामारी तथा इस महामारी से होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी हुई जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को हिलाकर के रख दिया था। सबसे पहले प्रस्तावना। कोरोना नामक बीमारी, जो कि एक तेजी से फैलने वाली भी महामारी है, कोरोना वायरस के रूप में हमारे चारों तरफ तेजी से फैली थी। उसने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इस बीमारी से कोई भी देश अछूता नहीं रह सका था। इस बीमारी के वायरस ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्रांस तथा अन्य लगभग सभी देशों की स्थिति को दयनीय बना दिया था। यह वायरस पहली बार चीन के वुहान शहर में वर्ष 2019 के अंत में फैला था। क्योंकि पहली बार यह वायरस वर्ष 2019 में आया था, इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया था। तब से लेकर यह वायरस अपना DNA अर्थात वेरिएंट बदलकर कभी डेल्टा के नाम से, कभी ओमाइक्रॉन तथा अन्य कई नामों से फैला। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका टीका यानी वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की। टीका बनने के बाद से ही भारत में यह टीकाकरण अभियान बहुत बड़े स्तर पर चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही कम समय में भारत में 150 करोड़ से अधिक टीके की डोज लोगों को लगाई गई और इस बीमारी को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। कोरोना वायरस के लक्षण। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह वायरस फैलता है। कोरोना वायरस के लक्षण हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह वायरस फैलता है। संक्रमित हो चुके व्यक्ति के बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, सिर में तेज दर्द, सूखी खांसी,
गले में खराश आदि समस्याएं होती हैं। कोरोना वायरस से बचाव के तरीके। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिनके अनुसार हाथों को साबुन से बार बार धोना, 2 गज की दूरी रखना, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करना शामिल था। खांसते एवं छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढकना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचना, बाहर जाते समय या किसी से बातचीत करते समय मुंह पर मास्क लगाना, टीके की दोनों डोज अवश्य लगवाना, संक्रमण का कोई लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना तथा कुछ दिन के लिए खुद को होम आइसोलेशन में रखना आवश्यक था। सामाजिक प्रभाव क्या पड़े इससे? इस वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए विश्व के सभी देशों में लॉकडाउन करना पड़ा। किसी के भी संक्रमित होने या संक्रमण होने के संदेह होने पर उसे आइसोलेट क्वारंटाइन करने की नीति अपनाई गई। संक्रमण होने के डर से लोगों ने अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों से दूरियां बना ली। सामाजिक कार्यक्रम एवं उत्सव इत्यादि बंद हो गए। इससे लोगों के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रतिकूल असर पड़ा। सामाजिक प्रभाव के बाद आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? विश्व के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन की वजह से व्यापार, उद्योग आदि बंद हो गए, जिससे लोगों के रोजगार तथा आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा। परिणाम स्वरूप लगभग सभी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी दिखाई पड़ने लगी। सरकारों के राजस्व में भारी कमी आ गई। वहीं दूसरी ओर जांच प्रक्रिया, दवा, क्वारंटाइन की व्यवस्था, जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के चलते सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि हो गई, जिसका सरकारों के खजानों पर अतिरिक्त व्यय का भारी असर पड़ा। इस तरह इस महामारी ने संपूर्ण विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। अंत में उपसंहार। कोरोना महामारी जो 21वीं सदी की सबसे तेज फैलने वाली बीमारी थी, जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था, इस महामारी से अपने को बचाना तो था ही, साथ ही दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना जरूरी था। वसुधैव कुटुंबकम की कहावत को सार्थक करते हुए देश तथा समाज की समृद्धि में हमने मिलजुल कर योगदान दिया, जिससे सभी लोगों का जीवन पुनः पटरी पर आ सका। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।